नवंबर की रात उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में हाड़ कंपा देने वाली ठंड और दूधिया घना कोहरा लेकर आई। जमीन पर बिछी ओस की चादर सड़क की धुंधली बत्तियों को निगल रही थी और सोए हुए शहर की जानी पहचानी आवाजों को दूर और अस्पष्ट बना रही थी। इस लगभग पूर्ण खामोशी में केवल एक ही आवाज थी जो नियमित और शक्तिशाली रूप से गूंज रही थी। ये MA3 नंबर वाली मालगाड़ी के लोहे के पहियों की पटरी पर रगड़ने ही आवाज थी। धातु का एक विशालकाय सांप रात में अपने निर्धारित समय के अनुसार माल ढोता हुआ रेंग रहा था। शहर के बाहरी इलाके में एक रेलवे फाटक पर रमेश सिंह, एक चौकीदार जिन्हें इस काम में 20 साल से ज्यादा का तजुर्बा था, अपने छोटे से ड्यूटी रूम में बैठे ठंड और नींद को भगाने के लिए गर्म चाय की चुस्की ले रहे थे। उनका काम उबाऊ और दोहराव वाला था। दूर से आती ट्रेन की सीटी और उसकी तेज हेडलाइट ही इस बात का संकेत थी कि उन्हें बाहर जाकर फाटक बंद करना है, ताकि आने जाने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। शेड्यूल के मुताबिक सी ट्रेन उनके फाटक से करीब 15 मिनट में गुजरने वाली थी, लेकिन 19 नवंबर 2017 की सुबह ठीक 4:15 पर एक असामान्य तीखी आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। ये ट्रेन के हताशा में लगाए गए ब्रेक की चीख थी। धातु के एक दूसरे से रगड़ने की कर्कश आवाज सैकड़ों मीटर तक गूंज गई। इसके साथ ही एक जोरदार झटका लगा, जिससे जमीन भी कांप उठी। हजारों टन वजनी मालगाड़ी ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए थे, जो कि बहुत ही दुर्लभ घटना थी। जब तक कि कोई गंभीर हादसा ना हो, रमेश सिंह चौंक गए और तुरंत अपनी ड्यूटी रूम से बाहर भागे। अपनी जगह से वो देख सकते थे कि ट्रेन आगे फाटक से करीब 200 मीटर की दूरी पर पूरी तरह रुक चुकी थी। इंजन की शक्तिशाली हेडलाइट अभी भी सीधे आगे की ओर चमक रही थी, जिससे कोहरे में डूबी पटरी का एक हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। किसी अनहोनी की आशंका से रमेश सिंह ने अपनी बड़ी टॉर्च उठाई और पटरी के किनारे किनारे इंजन की ओर दौड़ पड़े। जब वो वहां पहुंचे तो ट्रेन का ड्राइवर और सहायक ड्राइवर, जिनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, कांपते हुए केबिन से नीचे उतरे। ड्राइवर, जो एक अनुभवी अधेड़ उम्र का आदमी था, ने कांपते हुए इंजन के आगे की ओर इशारा किया। उसकी आवाज डर से भर्रा गई थी। मर गया, मर गया। कोई पटरी पर लेटा हुआ था। मैंने दूर से देखा, लेकिन समय पर रुक नहीं पाया। रमेश सिंह ने उस दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली जिधर ड्राइवर इशारा कर रहा था। उनका दिल जैसे रुक गया। विशालकाय रेल इंजन के नीचे एक भयानक दृश्य था। ये एक महिला का शव था। शव साबुत नहीं था। ट्रेन के पहियों के नीचे कुचला हुआ और बुरी तरह से विकृत हो चुका था। ताजा खून और शरीर के टुकड़े पत्थरों और स्लीपरों पर बिखरे हुए थे, जिससे एक खौफनाक और भयावह मंजर बन गया था। अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जीने और कई दुर्घटनाएं देखने के बावजूद सामने का दृश्य इतना भयानक था कि अनुभवी चौकीदार को भी अपना मुंह फेरना पड़ा। उनके पेट में मिचली की एक लहर उठी। उन्होंने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और गाजियाबाद शहर की पुलिस को सूचना दी। 20 मिनट से भी कम समय में पहली पुलिस जीपें सायरन बजाती हुई मौत की खामोशी को चीरती हुई घटना स्थल पर पहुंच गईं। पुलिस बल ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया। सैकड़ों मीटर लंबी पीली पट्टी बांध दी ताकि किसी भी गैर जरूरी व्यक्ति को पास आने से रोका जा सके। शहर के पुलिस अधीक्षक और अपराध शाखा, रेलवे पुलिस और लोक अभियोजक कार्यालय सहित अन्य विशेषज्ञ इकाइयां भी एक एक करके पहुंच गईं। शुरुआत में ड्राइवर के बयान और शुरुआती घटनास्थल के आधार पर लगभग सभी लोग एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह एक दुखद आत्महत्या का मामला है। ड्राइवर ने जोर देकर कहा कि जब ट्रेन घटनास्थल से लगभग 300 मीटर दूर थी, तो उसने हेडलाइट की रोशनी में साफ देखा कि कोई व्यक्ति पटरी पर सीधा लेटा हुआ है। उसने जोर जोर से हॉर्न बजाया और तुरंत इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम को सक्रिय कर दिया। लेकिन मालगाड़ी की गति और वजन को देखते हुए न्यूनतम ब्रेकिंग दूरी भी लगभग 500 मीटर थी। समय पर रुकना असंभव था।
इस बयान और इस तथ्य ने कि पीड़िता एक युवा महिला थी, जांच टीम की सोच को एक जाने पहचाने परिदृश्य की ओर मोड़ दिया। एक युवा लड़की ने प्यार में असफलता या जीवन में निराशा के कारण अपनी जिंदगी को एक नकारात्मक तरीके से खत्म करने का फैसला किया। हालांकि जांच प्रक्रिया किसी भी जल्दबाजी के निष्कर्ष की अनुमति नहीं देती थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भूषण, जो अपनी सावधानी और पैनी नजर के लिए जाने जाते थे, के नेतृत्व में घटनास्थल पर ही एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। उन्होंने फोरेंसिक टीम को अपना काम बेहद सावधानी से करने का आदेश दिया, ताकि कोई भी छोटी से छोटी जानकारी भी नजरअंदाज न हो। फोरेंसिक टीम के सदस्यों में सब इंस्पेक्टर करण मेहरा भी थे, जो एक युवा फोरेंसिक विशेषज्ञ थे, लेकिन अपनी पैनी अवलोकन शक्ति और अलग तार्किक सोच के कारण उद्योग में जल्दी ही प्रसिद्ध हो गए थे। जबकि उनके साथी शरीर के अंगों को इकट्ठा करने और घटनास्थल की तस्वीरें लेने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। सब इंस्पेक्टर मेहरा चुपचाप अपने काम को एक व्यवस्थित तरीके से कर रहे थे। वो न केवल घातक चोटों में रुचि रखते थे, बल्कि बाहरी विवरणों पर भी ध्यान दे रहे थे। जो चीजें पहली नजर में अप्रासंगिक लगती थीं, उन्होंने पीड़िता के बचे हुए शरीर के हिस्सों की सावधानीपूर्वक जांच की। पीड़िता लगभग 30 साल से कम उम्र की एक युवा महिला थी, जिसके लंबे बाल भूरे रंग में रंगे हुए थे। उसने एक पतली रेशम की नाइटी पहन रखी थी, जो रात की सर्द मौसम के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी। और फिर जब मेहरा की नजर पीड़िता के पैरों पर पड़ी, तो एक बेहद अतार्किक विवरण, एक घातक असामान्यता ने उनका ध्यान खींचा। पीड़िता ने रेशम के मोजे पहने हुए थे, जो टखनों तक पतले थे, और अजीब बात यह थी कि वे मोजे बिल्कुल साफ थे। उन पर थोड़ी सी भी कीचड़, तेल या धूल भी नहीं लगी थी। वे अजीब तरह से साफ थे, जैसे कि उसने उन्हें अभी अभी किसी चमकते हुए साफ कमरे से पहनकर बाहर निकली हो। सब इंस्पेक्टर मेहरा ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उनके दिमाग में तुरंत एक बड़ा विरोधाभास पैदा हुआ। उन्होंने आसपास की जमीन को देखा। ये रेलवे ट्रैक का इलाका बेहद गंदा था। रात की ओस से नम जमीन, नुकीले पत्थरों, कोयले की धूल और ट्रेनों से रिसने वाले काले तेल के धब्बों से भरी हुई थी। निकटतम सार्वजनिक सड़क से, जो 50 मीटर से अधिक दूर थी, इस स्थान तक पहुंचने और लेटने के लिए कोई भी अपने मोजों को इतना साफ नहीं रख सकता था। वे निश्चित रूप से कीचड़ से सने होते, या कम से कम नुकीले पत्थरों से फटे या घिसे हुए होते। रेशम के मोजों की अतार्किक सफाई केवल एक ही निष्कर्ष की ओर ले जा सकती थी। पीड़िता यहां खुद चलकर नहीं आई थी। उसे किसी ने उठाकर या लादकर घटनास्थल पर लाया था और धीरे से पटरी पर लिटा दिया था। वो लिटाए जाने से पहले बेहोश थी या मर चुकी थी। इस खोज ने आत्महत्या के पूरे सिद्धांत को हिलाकर रख दिया। सब इंस्पेक्टर मेहरा ने तुरंत अपनी राय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भूषण को बताई। जांच दल के प्रमुख ने अजीब तरह से साफ मोजों को देखने के लिए खुद झुकने के बाद कुछ नहीं कहा। उनका चेहरा गंभीर हो गया। शुरुआती भाव की जगह गहरी सोच ने ले ली। वो समझ गए कि उनके युवा फोरेंसिक अधिकारी ने शायद पूरे मामले को पलटने की चाबी ढूंढ ली है। कुछ घंटों बाद उत्तर प्रदेश राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर जारी की गई और इसने सब इंस्पेक्टर मेहरा के संदेह को एक अकाट्य सत्य में बदल दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भूषण ने जांच दल की एक आपात बैठक बुलाई। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण फोरेंसिक निष्कर्षों की घोषणा की। 2 भयानक सच जो एक आत्महत्या के मुखौटे के नीचे छिपे हुए थे। पहला, पीड़िता की मौत का सीधा कारण ट्रेन से कुचलना नहीं था। पोस्टमार्टम से पता चला कि पीड़िता की मौत लगभग 1 से 2 घंटे पहले हो चुकी थी। मौत का कारण मैकेनिकल एस्फिक्सिया यानी गला घोंटना बताया गया। पीड़िता की गर्दन विकृत होने के बावजूद फोरेंसिक डॉक्टरों को बहुत गहरे निशान मिले, जो एक पतली और नरम रस्सी से गला घोंटने के निशान से मेल खाते थे। हत्यारे ने पीड़िता का गला घोंटकर उसे मार डाला, फिर उसके शव को पटरी पर ले जाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, ताकि ट्रेन की ताकत से सबूतों को नष्ट किया जा सके। दूसरा, और जो और भी चौंकाने वाला था,
वो ये था कि परीक्षण के परिणामों से पता चला कि पीड़िता 3 महीने की गर्भवती थी। पूरा जांच दल खामोशी में डूब गया। आत्महत्या का सिद्धांत पूरी तरह से खारिज हो गया था। मामले की प्रकृति को अब फिर से परिभाषित किया गया था। ये एक बेहद शातिर और क्रूर तरीके से की गई हत्या और सबूत मिटाने का मामला था। हत्यारे ने न केवल 1 बल्कि 2 जानें ली थीं। पीड़िता सिर्फ एक युवा लड़की नहीं, बल्कि एक मां भी थी। हत्यारे का मकसद अब बहुत अधिक जटिल हो गया था। ये प्रेम संबंध में विवाद हो सकता है या उसके गर्भवती होने की बात को छिपाने के लिए हो सकता है। हालांकि जांच दल को पहले ही कदम पर एक बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। पीड़िता की पहचान करना। उसके पास किसी भी तरह का कोई पहचान पत्र नहीं था। चेहरा पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, जिससे पहचान लगभग असंभव लग रही थी। एक हत्या के मामले की जांच करना जिसमें पीड़िता की पहचान ही न हो, समुद्र में सुई खोजने जैसा था। क्रूर हत्यारे ने सभी निशान मिटाने, यहां तक कि पीड़िता के अस्तित्व को भी मिटाने की बहुत सावधानी से योजना बनाई थी। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो एक आपात रूप से हानि रहित विवरण, एक साफ रेशम के मोजों की जोड़ी पीछे छोड़ देगा। और इसी विवरण ने उसके पूरे नाटक का पर्दाफाश कर दिया। पोस्टमार्टम रूम से सामने आई सच्चाई ने पूरे जांच दल को एक जोरदार झटका दिया। इसने न केवल एक हत्या की पुष्टि की, बल्कि अपराध की एक ऐसी तस्वीर भी पेश की जिसमें क्रूरता और नीचता के विवरण शुरुआती अनुमानों से कहीं ज्यादा थे। एक युवा महिला जो अपने भीतर एक नन्ही जान पाल रही थी का गला घोंटकर मार दिया गया और फिर उसे एक सोची समझी आत्महत्या की साजिश के तहत रेलवे की पटरियों पर लिटा दिया गया। गाजियाबाद शहर के पुलिस मुख्यालय के मीटिंग रूम में हवा भारी हो गई, जो गुस्से और सामने खड़ी विशाल चुनौतियों से बोझिल थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भूषण व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े थे, जिस पर घटनास्थल की पहली तस्वीरें पिन की हुई थीं। उन्होंने एक लाल मार्कर से आत्महत्या का संदेह शब्दों पर एक जोरदार और निर्णायक रेखा खींची। उसके बगल में उन्होंने नए शब्द लिखे, हत्या और सबूत मिटाने का मामला। नाटक खत्म हो गया था। उनकी गहरी और दृढ़ आवाज कमरे की खामोशी में गूंजी। हम एक ऐसे अपराधी का सामना कर रहे हैं जो न केवल क्रूर है, बल्कि बेहद चालाक और ठंडे दिमाग वाला है। उसने ट्रेन को सबूत नष्ट करने का एक उपकरण बनाने की योजना बनाई, ताकि पीड़िता का चेहरा नष्ट हो जाए, उसकी पहचान मिट जाए। और वो लगभग सफल हो गया था। हमारा सबसे जरूरी काम अब हत्यारे को खोजने के बारे में सोचने से पहले इस सवाल का जवाब देना है, पीड़िता कौन थी? ये सबसे बड़ी दीवार थी जिसे पार करना जांच दल के लिए लगभग असंभव लग रहा था। एक हत्या के मामले की जांच जिसमें पीड़िता की पहचान न हो, बिना पतवार की नाव की तरह थी, जो सूचना के महासागर में बिना किसी दिशा के बहती रहती है। क्रूर दुश्मन ने जानबूझकर पीड़िता को एक गुमनाम व्यक्ति बना दिया था, ताकि हर उस सुराग को काट दिया जाए जो उस तक पहुंच सकता था। मानक प्रक्रिया के अनुसार जांच के उपाय तुरंत शुरू किए गए। सब इंस्पेक्टर करण मेहरा और फोरेंसिक टीम ने बचे हुए पहचान चिन्हों को इकट्ठा करने के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने शरीर के अक्षत हिस्सों से फिंगरप्रिंट लिए, पीड़िता के दांतों की संरचना के आधार पर एक दंत रिकॉर्ड बनाया और सबसे महत्वपूर्ण डीएनए नमूना निकाला। ये अद्वितीय जैविक हस्ताक्षर थे जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता था। हालांकि ये सभी कीमती डेटा बेकार हो जाते अगर डेटाबेस में मिलान के लिए कोई संबंधित रिकॉर्ड न होता। वे सोने की चाबियों की तरह थे। लेकिन जांच दल को नहीं पता था कि उन्हें किस ताले में लगाना है। इसके साथ ही एक अपराध शाखा के उप कप्तान के नेतृत्व में एक और जांच दल ने कागजी रिकॉर्ड के मोर्चे पर एक विशाल छानबीन शुरू की। उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों जैसे दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को तत्काल एक तलाशी आदेश भेजा गया।
आवश्यकता ये थी कि पिछले 1 महीने के भीतर दर्ज सभी गुमशुदगी की रिपोर्टों की फिर से जांच की जाए, विशेष रूप से 20 से 30 वर्ष की आयु की युवा महिलाओं के मामलों की। दर्जनों, फिर सैकड़ों फाइलें भेजी गईं। जांचकर्ताओं को दिन रात काम करना पड़ा। ऊंचे ढेरों में लगे दस्तावेजों पर अपनी आंखें गड़ाए, हर छोटे विवरण की तुलना करते हुए। अनुमानित ऊंचाई, बालों का रंग, पहचान चिन्ह जैसे तिल, निशान, सभी का सावधानीपूर्वक मिलान किया गया। कुछ मामलों को उच्च संदेह के दायरे में रखा गया था। उदाहरण के लिए, एक पड़ोसी जिले से एक 25 वर्षीय लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई थी, जिसकी ऊंचाई समान थी। जांच दल ने तुरंत परिवार से संपर्क किया, लेकिन बाकी विशेषताओं पर विचार करने के बाद उन्होंने दर्द के साथ पुष्टि की कि वो उनकी बेटी नहीं थी। एक अन्य मामले में एक परिवार ने भी झगड़े के बाद अपनी बेटी के लापता होने की सूचना दी थी, लेकिन जब दंत रिकॉर्ड का मिलान किया गया तो ये बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। व्यापक तलाशी, अथक प्रयासों के बावजूद कोई परिणाम नहीं लाई। इससे एक भयानक संभावना का पता चलता था। हो सकता है कि पीड़िता स्थानीय न हो या किसी कारण से उसके परिवार या रिश्तेदारों ने पुलिस को उसके लापता होने की सूचना न दी हो। जांच एक अंधेरी गली में पहुंचती दिख रही थी। जनता और उच्च अधिकारियों का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। रेलवे की पटरियों पर एक बिना पहचान के शव के मामले ने समुदाय में बड़ी बेचैनी पैदा कर दी थी। भूत प्रेत और सनसनीखेज अफवाहें फैलने लगीं, जिससे जांच कार्य में बाधा आ रही थी। गतिरोध और तनाव के बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भूषण ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे काफी जोखिम भरा माना गया, लेकिन ये एकमात्र उम्मीद की किरण थी। इस समय उन्होंने मामले की जानकारी को मास मीडिया में प्रकाशित करने का फैसला किया, ताकि सुराग खोजने के लिए समुदाय की ताकत का उपयोग किया जा सके। ये एक दोधारी तलवार थी। जानकारी प्रकाशित करने से अपराधी सतर्क हो सकता था, जिससे वो और भी छिप जाता या बचे हुए सबूतों को मिटाने की कोशिश करता। लेकिन इस स्थिति में जांच दल के पास कोई और विकल्प नहीं था। हालांकि सवाल ये था कि क्या जानकारी प्रकाशित की जाए। पीड़िता का चेहरा नष्ट हो चुका था और पहचान योग्य नहीं था। सामान्य शारीरिक विशेषताएं बहुत अस्पष्ट थीं। उन्हें कुछ खास चाहिए था, एक अनोखी वस्तु जो यादें ताजा कर सके, एक ऐसा विवरण जिसे केवल पीड़िता के करीबी ही पहचान सकें। सब इंस्पेक्टर करण मेहरा ने एक बार फिर एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उन्हें याद आया कि शव परीक्षण के दौरान साफ रेशम के मोज़ों के अलावा उन्होंने एक और छोटे विवरण पर ध्यान दिया था। पीड़िता के कानों में विकृत होने के बावजूद अभी भी चांदी की बालियों की एक जोड़ी थी। वे टक्कर के दौरान नहीं गिरी थीं, शायद इसलिए कि वे काफी मजबूती से बंद थीं। बालियों का आकार बहुत खास था। यह एक छोटे गुलदाउदी के फूल के आकार की थी, जो काफी बारीकी से बनाई गई थी। ये बाजार में बड़े पैमाने पर बिकने वाले गहनों की तरह नहीं थी। बहुत संभव था कि यह एक विशेष ऑर्डर पर बनाई गई वस्तु हो या किसी सीमित संग्रह का हिस्सा हो। इस विचार को तुरंत एसपी भूषण ने स्वीकार कर लिया। गुलदाउदी के आकार की चांदी की बालियां सबसे महत्वपूर्ण सबूत बन गईं, जो मामले के चारों ओर छाई चुप्पी की दीवार को तोड़ने की आखिरी उम्मीद थीं। फोरेंसिक टीम के अधिकारियों ने सावधानी से बालियों को निकाला, उन्हें साफ किया और कई कोणों से उनकी सबसे स्पष्ट तस्वीरें लीं। एक संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति तैयार की गई। विज्ञप्ति में कहा गया कि गाजियाबाद शहर की पुलिस एक अज्ञात महिला पीड़िता से जुड़े एक मामले की जांच कर रही है, जिसकी उम्र 25 से 30 के बीच और ऊंचाई लगभग 5 फुट 3 इंच है। इसके साथ गुलदाउदी के आकार की चांदी की बालियों की तस्वीर भी थी। पुलिस ने अपील की कि जो कोई भी इन बालियों को पहचानता है या इसी तरह की विशेषताओं वाली किसी लापता महिला के बारे में कोई जानकारी रखता है, वह तुरंत एक विशेष रूप से स्थापित हॉटलाइन के माध्यम से जांच एजेंसी से संपर्क करे। जानकारी और तस्वीरें जल्दी ही स्थानीय समाचार पत्रों
ऑनलाइन समाचार पोर्टलों पर प्रकाशित हो गईं और उत्तर प्रदेश के रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारित की गईं। जांच अब वर्दीधारी लोगों के दायरे से बाहर निकल गई थी। ये एक सामाजिक खोज बन गई थी। पूरा जांच दल सांस रोके इंतजार कर रहा था। हॉटलाइन पर हर दिन दर्जनों कॉल आती थीं, लेकिन ज्यादातर झूठी सूचनाएं या निराधार अफवाहें होती थीं। निराशा में इंतजार ने अधिकारियों के मनोबल को कम करना शुरू कर दिया। लेकिन जानकारी प्रकाशित होने के तीसरे दिन की दोपहर में एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। कॉल करने वाला एक बुजुर्ग आदमी था, जिसकी आवाज धीमी और थोड़ी झिझक भरी थी। उन्होंने अपना परिचय सुरेश वर्मा के रूप में दिया, जो गाजियाबाद शहर के केंद्र में 30 साल से अधिक पुरानी एक छोटी सोने चांदी की दुकान के मालिक थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी अभी शाम के अखबार में खबर पढ़ी थी और उन्हें लगभग यकीन था कि तस्वीर में दिख रही बालियां उनके ही हाथ की बनी हुई हैं। ये जानकारी सोने जैसी कीमती थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भूषण और एक जांच दल तुरंत श्री वर्मा के सोने की दुकान पर पहुंचे। ये एक पुरानी गली में एक छोटी सी दुकान थी। अंदर का माहौल समय के साथ पीला पड़ गया था, जिसमें शीशे की अलमारियां और हाथ से बने औजार थे। श्री वर्मा एक बुजुर्ग सुनार, जिनके बाल सफेद थे और हाथ कठोर थे, उन्हें उनका स्वागत किया। श्री वर्मा ने कांपते हुए अखबार में बालियों की तस्वीर की ओर इशारा किया। हाँ, यही है पुलिस साहब, मैं कोई गलती नहीं कर सकता। ये गुलदाउदी का डिजाइन मेरा खुद का बनाया हुआ है। हर पंखुड़ी, हर रेखा मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने ये बाली लगभग 1 साल पहले बनाई थी। क्या आपको याद है कि आपने ये किसके लिए बनाई थी? एसपी भूषण ने पूछा, अपनी आवाज में उत्सुकता को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए। श्री वर्मा एक पल के लिए गहरी सोच में डूब गए, अपनी याददाश्त को खंगालते हुए। हाँ, मुझे याद है। इस तरह का एक विशेष ऑर्डर मैं नहीं भूल सकता। ऑर्डर देने वाला एक नौजवान था। उसने कहा था कि वो अपनी पत्नी को उपहार में देने के लिए कुछ बहुत खास बनवाना चाहता है। वो गुलदाउदी के फूल का एक स्केच लेकर आया था और कहा था कि ये उसकी पत्नी का पसंदीदा फूल है। मैंने बिल्कुल वैसा ही बनाया जैसा उसने कहा था। क्या आपके पास उस ग्राहक के बारे में कोई और जानकारी है? नाम, फोन नंबर या पता? हम जैसे कारीगर अक्सर विवरण नहीं लिखते। साहब, लेकिन 1 मिनट रुकिए, श्री वर्मा ने कहा और धीरे धीरे अंदर गए और एक पुरानी दराज में कुछ खोजने लगे। थोड़ी देर बाद वो एक पुरानी फटी हुई नोटबुक हाथ में लिए बाहर आए। उन्होंने पन्ने पलटे, अपनी बूढ़ी आंखों को चश्मे के नीचे सिकोड़ते हुए। ये रहा, वो धीरे से बोले। मैंने उसका नाम और फोन नंबर लिख लिया था ताकि काम पूरा होने पर संपर्क कर सकूं। उसका नाम अरुण कुमार है। ये रहा फोन नंबर। श्री वर्मा ने नोटबुक में हाथ से लिखी एक पंक्ति की ओर इशारा किया। एसपी भूषण को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतने दिनों की निराशाजनक खोज के बाद आखिरकार उनके पास एक नाम, एक फोन नंबर था। एक कमजोर ही सही, लेकिन गुमनाम पीड़िता से एक कड़ी जुड़ गई थी। बिना किसी देरी के अरुण कुमार नाम के व्यक्ति की पहचान सत्यापित करने के उपाय किए गए। फोन नंबर के आधार पर उन्हें जल्दी ही उसका स्थायी पता मिल गया। अरुण कुमार 32 साल का एक सिविल इंजीनियर था, जो गाजियाबाद के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता था। एक टीम को आदेश दिया गया कि वे अरुण से बहुत ही सावधानी से संपर्क करें। जब जांचकर्ता शाम को अरुण के अपार्टमेंट में पहुंचे तो वो उनके आने के उद्देश्य को जानकर बेहद हैरान और स्तब्ध रह गया। जब उसे बालियों की तस्वीर दिखाई गई तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हुए पुष्टि की कि यह वही उपहार था जो उसने अपनी 29 वर्षीय पत्नी प्रिया शर्मा को देने के लिए विशेष रूप से बनवाया था। मेरी पत्नी कहाँ है? क्या उसके साथ कुछ हुआ है साहब? अरुण ने हकलाते हुए पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। जब उसे हुई त्रासदी के बारे में बताया गया तो अरुण कुमार लगभग गिर पड़ा। वो दर्द से चीख चीख कर रोने लगा। इतने दिनों तक एक गुमनाम साया रहने के बाद पीड़िता को आखिरकार एक नाम मिल गया था। वो प्रिया शर्मा थी। मामले की पहली और सबसे बड़ी रहस्य की दीवार टूट गई थी।
जांच को अब एक स्पष्ट दिशा मिल गई थी और पहला व्यक्ति जिससे पूछताछ की जानी थी वो था उसका पति अरुण कुमार। पीड़िता प्रिया शर्मा की पहचान का पता चलना एक महत्वपूर्ण सफलता थी जिसने मामले को अनिश्चितता के धुंधले पर्दे से बाहर निकाला। एक बेनाम गुमनाम साये से पीड़िता का अब एक अतीत, एक परिवार और रिश्ते थे। ये रिश्ते ही वे धागे थे जिनका पीछा करके जांच दल अपराधी तक पहुंच सकता था। और पहला सबसे करीबी धागा जिसे उन्हें पकड़ना था वो कोई और नहीं बल्कि अरुण कुमार, पीड़िता का पति था। शुरुआती सदमे और अपने घर पर थका देने वाले रोने के बाद अरुण कुमार को जांचकर्ताओं ने पूछताछ के लिए गाजियाबाद शहर के पुलिस मुख्यालय में बुलाया। उसे एक पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। न कि एक साधारण गवाह के रूप में बल्कि एक नंबर 1 संदिग्ध के रूप में। किसी भी हत्या के मामले में जहां पीड़िता शादीशुदा हो, जीवन साथी हमेशा संदेह के घेरे में पहला और सबसे स्वाभाविक व्यक्ति होता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भूषण और एक अन्य जांचकर्ता के सामने बैठे अरुण कुमार बेहद थके हुए लग रहे थे। पत्नी को खोने का दर्द उनके पीले चेहरे, लाल और सूजी हुई आंखों पर साफ दिख रहा था। वो चुपचाप बैठा था, दोनों हाथ एक दूसरे में फंसाए ठंडी लोहे की मेज पर रखे थे। एसपी भूषण ने पूछताछ धीरे धीरे शुरू की। उनकी आवाज शांत थी और सहानुभूति दर्शा रही थी, लेकिन इसके पीछे एक पैनापन था जो किसी भी विवरण को नजरअंदाज नहीं करता था। अरुण, हमें आपके और आपके परिवार के नुकसान का बहुत अफसोस है, एसपी भूषण ने शुरू किया, लेकिन इस अपराध को करने वाले को खोजने के लिए हमें आपके पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है। शांत रहें और याद करने की कोशिश करें। हमारे सभी सवालों का सही सही जवाब दें। क्या आप समझे? अरुण ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ बोल नहीं पाया। सबसे पहले हमें अपने और अपनी पत्नी प्रिया शर्मा के बीच के रिश्ते के बारे में बताएं। एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने के बाद अरुण ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी। उसने पुष्टि की कि प्रिया शर्मा उसकी कानूनी पत्नी थी। उनकी शादी को 3 साल हो गए थे। गुलदाउदी के आकार की चांदी की बालियां उनकी शादी की पहली सालगिरह का उपहार थीं, जो उसने विशेष रूप से अपनी पत्नी के लिए बनवाई थीं, क्योंकि यह उसका पसंदीदा फूल था। उसने शुरुआती खुशियों के दिनों के बारे में बताया, भविष्य की योजनाओं के बारे में जो उन्होंने साथ मिलकर बनाई थीं। लेकिन जब उनके वर्तमान रिश्ते की स्थिति के बारे में पूछा गया तो अरुण थोड़ी देर झिझका और फिर मुश्किल से एक महत्वपूर्ण सच स्वीकार किया। हम अलग रह रहे थे। इस जानकारी ने जांचकर्ताओं का विशेष ध्यान खींचा। वैवाहिक कलह हत्या के सबसे आम उद्देश्यों में से एक है। एसपी भूषण ने अरुण से और स्पष्ट करने को कहा। अरुण ने बताया कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में लगभग 1 साल पहले से दरारें आने लगी थीं। इसका कारण कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था, बल्कि मुख्य रूप से व्यक्तित्व और जीवन के दृष्टिकोण में असंगत मतभेद थे। अरुण एक सिविल इंजीनियर था जिसका काम नीरस था और उसका स्वभाव थोड़ा शांत और अंतर्मुखी था। वो बस एक शांत सादा पारिवारिक जीवन चाहता था। इसके विपरीत प्रिया एक सुंदर ऊर्जावान महिला थी जो थोड़ी मजेदार और मिलनसार थी। वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी। एक ऐसा माहौल जिसमें बहुत अधिक संपर्क और जटिल सामाजिक संबंधों की आवश्यकता होती थी। इस अंतर ने धीरे धीरे दोनों के बीच एक अदृश्य दूरी बना दी थी। झगड़े अधिक बार होने लगे। वो मुझे उबाऊ और महत्वाकांक्षी कहती थी, अरुण ने कड़वाहट से कहा, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि वो अक्सर देर से घर आती, दोस्तों के साथ पार्टी करती और ऐसे रिश्ते रखती जिन्हें मैं नियंत्रित नहीं कर सकता था। हमने सुलह करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सके। अंत में लगभग 6 महीने पहले हमने अलग रहने का फैसला किया। वो एक अलग अपार्टमेंट किराए पर लेकर चली गई ताकि हम दोनों को फिर से सोचने का समय मिल सके। हमने अभी तक तलाक के लिए आवेदन नहीं किया था, बस अस्थायी रूप से एक साथ नहीं रह रहे थे। आप आखिरी बार प्रिया से कब मिले थे? बगल में बैठे जांचकर्ता ने पूछा। अरुण ने अपनी आंखें बंद कर लीं, याददाश्त को खंगालने की कोशिश करते हुए।
लगभग 2 हफ्ते पहले वो घर पर कुछ बची हुई निजी चीजें लेने आई थी। हमने बस कुछ औपचारिक बातें की और फिर वो चली गईं। बातचीत बहुत सामान्य थी, कोई झगड़ा नहीं हुआ था। पूछताछ और भी संवेदनशील विवरणों में गहरी होती गई और फिर एसपी भूषण ने एक निर्णायक सवाल पूछा। एक असली बम? अरुण, क्या आप जानते थे कि हत्या के समय आपकी पत्नी प्रिया गर्भवती थी? अरुण कुमार ने सिर उठाया। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर जो हैरानी थी वो अभिनय जैसी नहीं लग रही थी। क्या क्या कहा आपने? वो गर्भवती थी? नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। फोरेंसिक रिपोर्ट में कोई गलती नहीं हो सकती, एसपी भूषण ने जोर देकर कहा। उनकी नजरें अभी भी अरुण पर टिकी थीं। किसी भी भाव को नजरअंदाज नहीं कर रही थीं। पीड़िता 3 महीने की गर्भवती थी। क्या आप इस गर्भावस्था के बारे में कुछ जानते हैं? क्या ये बच्चा आपका था? अरुण पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। वो अनजाने में अपना सिर हिला रहा था, मुंह में अस्पष्ट शब्द बुदबुदा रहा था। नहीं, ये मेरा नहीं है, निश्चित रूप से मेरा नहीं है। हम लगभग आधे साल से एक साथ नहीं रह रहे हैं। हमारा कोई संबंध नहीं था। मुझे कुछ नहीं पता, सच में कुछ नहीं पता। अरुण का आश्चर्य और गहरा दर्द वास्तविक लग रहा था। उसे अभी अभी पता चला था कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है और अब उसे एक और कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ रहा था। उसकी पत्नी किसी और आदमी के बच्चे की मां बनने वाली थी। एक धोखा खाए पति का दर्द और एक प्रियजन को खोने का दर्द आपस में मिल गया, जिससे वो लगभग टूट गया। हालांकि जांच दल के लिए ये जानकारी एक नई तार्किक दिशा खोल रही थी। अगर अरुण सच कह रहा था कि वो बच्चे का पिता नहीं है, तो प्रिया का गर्भवती होना उसके लिए हत्या का एक आदर्श मकसद बन जाता। एक आदमी के सम्मान को ठेस, ईर्ष्या, ये सभी एक अनियंत्रित आवेगी व्यवहार को जन्म दे सकते थे। ये महसूस करते हुए कि अरुण की मानसिक स्थिति बेहद अस्थिर थी, एसपी भूषण ने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने का फैसला किया ताकि पुष्टि हो सके। अरुण, 18 नवंबर की रात और 19 नवंबर की सुबह आप कहां थे और क्या कर रहे थे? ये वो सवाल है जिसका सामना हर संदिग्ध को करना पड़ता है। अरुण ने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए। उस रात मैं घर पर था। मैं घर पर अकेला था। मैं शाम 6 बजे काम से लौटा, रात का खाना खाया, फिर टीवी देखा और फिर सोने चला गया। मैं अगली सुबह काम पर जाने तक कहीं नहीं गया। एक कमजोर बहाना, घर पर अकेले रहना एक ठोस बहाना नहीं माना जा सकता। हालांकि एसपी भूषण ने आगे पूछा, क्या आप निश्चित हैं? क्या कोई या कुछ ऐसा है जो गवाही दे सके कि आप पूरी रात घर पर थे? अरुण थोड़ी देर झिझका और फिर बोला, मेरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में कॉरिडोर और लॉबी में सुरक्षा कैमरे लगे हैं। आप जांच कर सकते हैं। कैमरा निश्चित रूप से मेरे काम से लौटने और अगली सुबह तक घर से बाहर न निकलने की तस्वीरें रिकॉर्ड करेगा। मेरा फोन भी पूरी रात घर पर था। आप लोकेशन की जांच कर सकते हैं। इस बयान ने जांच दल को विशेष ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। तुरंत एक टीम को अरुण के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में भेजा गया ताकि संदिग्ध समय के दौरान सभी सुरक्षा कैमरा फुटेज निकाले जा सकें। एक और अनुरोध तकनीकी इकाई को भेजा गया ताकि अरुण के फोन की लोकेशन हिस्ट्री का पता लगाया जा सके। सत्यापन के परिणामों की प्रतीक्षा करते हुए पूछताछ जारी रही। जब वो थोड़ा शांत हो गया तो अरुण ने कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसने बताया कि अलग रहने के बावजूद उसने कुछ आम दोस्तों से सुना था कि बाहर जाने के बाद प्रिया की जिंदगी काफी जटिल हो गई थी। वो अक्सर देर से घर आती, पार्टियों में जाती और कई अमीर सफल पुरुषों से मिलती जुलती थी। वो विशेष रूप से नहीं जानता था कि वे कौन थे, लेकिन उसे संदेह था कि उसकी पत्नी का कोई और प्रेम संबंध था। कुछ घंटों बाद अरुण के बहाने के सत्यापन के परिणाम वापस आ गए और उन्होंने एक बड़ा आश्चर्य पैदा किया। अपार्टमेंट बिल्डिंग के सुरक्षा कैमरे से मिला डेटा अरुण के बयान से पूरी तरह मेल खाता था। कैमरे ने 18 तारीख की शाम 6 बजे के बाद उसे अपने अपार्टमेंट में लिफ्ट से ऊपर जाते हुए स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया था और अगली सुबह 7 बजे तक उसके इमारत से बाहर जाने का कोई फुटेज नहीं था।
टेलीकॉम ऑपरेटर के सेल टावरों से प्राप्त लोकेशन डेटा ने भी पुष्टि की कि 18 की शाम से 19 की सुबह तक उसका फोन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के कवरेज क्षेत्र से बाहर नहीं गया था। अरुण कुमार का बहाना बेहद ठोस था। लगभग अकाट्य, एक ईर्ष्यालु पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने का सिद्धांत लगभग खारिज कर दिया गया था। जांच एक बार फिर एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी थी। अगर पति नहीं तो हत्यारा कौन था? प्रिया के गर्भ में पल रहा बच्चा अब मामले का केंद्र बिंदु बन गया था। जिस आदमी ने उसे गर्भवती किया था, पीड़िता का गुप्त प्रेमी अब नंबर 1 संदिग्ध के रूप में उभर आया था। बहुत संभव था कि जब प्रिया ने उसे गर्भावस्था के बारे में बताया और शायद जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर किया, तो इस व्यक्ति ने अपने परिवार, सम्मान या करियर की रक्षा के लिए मां और बच्चे दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी, ताकि उसका मुंह बंद किया जा सके। जांच दल ने फैसला किया कि उन्हें प्रिया शर्मा की पूरी गुप्त जिंदगी को फिर से बनाना होगा। उन्हें ये जानना था कि वो कहां गई, किससे मिली और सबसे महत्वपूर्ण, पिछले लगभग 6 महीनों में कौन सा आदमी उसके साथ था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भूषण ने इस दिशा में जांच करने के लिए पूरी ताकत झोंकने का आदेश दिया। उच्च प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को एक तत्काल अनुरोध भेजा गया। किसी भी कीमत पर फोन, कंप्यूटर और विशेष रूप से पीड़िता के क्लाउड स्टोरेज खातों से सभी डेटा को पुनर्प्राप्त करना था। वहां डिजिटल दुनिया में उन्हें गुप्त प्रेमियों के चित्र मिलने की उम्मीद थी और उनमें से बहुत संभव था कि हत्यारे का चित्र भी हो। अरुण कुमार, पीड़िता के पति, के पास एक अकाट्य बहाना होने से जांच एक पूरी तरह से नई, अधिक जटिल और धुंधली दिशा में मुड़ गई। ये मामला अब केवल एक साधारण पारिवारिक त्रासदी नहीं था। इसने प्रिया शर्मा के जीवन का एक छिपा हुआ कोना, एक गुप्त जीवन उजागर कर दिया था, जिसके बारे में उसके पति को भी कोई जानकारी नहीं थी। उसके गर्भ में पल रहा 3 महीने का बच्चा अब केवल एक दुखद विवरण नहीं था, बल्कि हत्या का सबसे स्पष्ट और तीखा मकसद बन गया था। जिस आदमी ने प्रिया के शरीर में अपना खून छोड़ा था, वो रहस्यमयी प्रेमी, जिसका शायद अपना एक अलग जीवन था, एक परिवार जिसे छिपाने की जरूरत थी, अब मामले का मुख्य संदिग्ध बन गया था। जांच दल का काम अब पीड़िता के अलग रहने के 6 महीनों के दौरान उसके जीवन की पूरी तस्वीर फिर से बनाना था। उन्हें उसकी गुप्त डायरी के हर पन्ने को पलटना था, एक ऐसी डायरी जो स्याही से कागज पर नहीं लिखी गई थी, बल्कि आभासी दुनिया में डिजिटल डेटा की पंक्तियों के रूप में संग्रहित थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भूषण ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सर्वश्रेष्ठ सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को इकट्ठा किया। आवश्यकता ये थी कि पीड़िता के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सभी डेटा को पुनर्प्राप्त और विश्लेषण किया जाए, जिसमें घटनास्थल पर टूटा हुआ मोबाइल फोन और उसके किराए के अपार्टमेंट से बरामद लैपटॉप शामिल था। ये काम बेहद मुश्किल था। फोन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन विशेष उपकरणों के साथ। विशेषज्ञ अभी भी सिम कार्ड और आंतरिक मेमोरी के एक हिस्से से डेटा निकाल सकते थे। लैपटॉप एक जटिल पासवर्ड से सुरक्षित था। कई दिनों और रातों के अथक परिश्रम और तकनीकी उपायों के बाद सुरक्षा की अंतिम दीवार भी टूट गई और जो जांचकर्ताओं के सामने आया उसने उन्हें सचमुच स्तब्ध कर दिया। ईमेल, मैसेजिंग ऐप्स और विशेष रूप से iCloud और Google ड्राइव जैसे क्लाउड स्टोरेज खातों से पुनर्प्राप्त डेटा ने प्रिया शर्मा की एक पूरी तरह से अलग तस्वीर पेश की। उसका केवल एक प्रेमी नहीं था, उसका प्रेम जीवन बहुत अधिक जटिल और उलझा हुआ था। संदेशों, तस्वीरों और निजी डायरी प्रविष्टियों से पता चला कि अलग रहने के 6 महीनों के दौरान प्रिया ने कम से कम 3 पुरुषों के साथ समानांतर प्रेम संबंध बनाए रखे थे और इन तीनों पुरुषों में भयानक समानता ये थी कि वे सभी शादीशुदा थे। सभी का सामाजिक दर्जा और अच्छी आर्थिक स्थिति थी। प्रिया ने खुद को एक खतरनाक प्रेम खेल में झोंक दिया था, एक जटिल चतुष्कोणीय संबंध जिसमें कोई भी दरार भयावह परिणाम ला सकती थी। 3 गुप्त प्रेमियों के चित्र जल्दी ही तैयार कर लिए गए। पहला व्यक्ति विक्रम राठौड़, 52 वर्ष, दिल्ली में स्थित एक बड़ी परिवहन कंपनी का निदेशक था। राठौड़ सबसे उम्रदराज था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे विदेश में पढ़ रहे थे।
उसका और प्रिया का रिश्ता प्रिया की कंपनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम से शुरू हुआ था। उनके बीच के संदेशों से एक स्पष्ट लेन देन का पता चलता था। राठौड़ प्रिया को हर महीने एक बड़ी रकम देता था। बदले में वह उसकी व्यापारिक यात्राओं या जब भी वो अकेला महसूस करता, उसकी प्रेमिका बन जाती। दूसरा व्यक्ति राजेश गुप्ता, 45 वर्ष, गाजियाबाद का एक प्रसिद्ध निर्माण ठेकेदार था। गुप्ता की पत्नी और 3 बच्चे थे। वो प्रिया से एक आम दोस्त के जरिए मिला था। उनके रिश्ते में जुनून और शारीरिकता अधिक थी। एक गुप्त फोल्डर में संग्रहित अंतरंग तस्वीरों से पता चलता था कि वे अक्सर आलीशान होटलों में मिलते थे। तीसरा व्यक्ति, और जो पिछले 3 महीनों में प्रिया के सबसे करीब और नियमित संबंध में था, वो था डॉक्टर समीर जोशी, 40 वर्ष, एक उच्च कुशल सर्जिकल विशेषज्ञ जो गाजियाबाद जिला सामान्य अस्पताल में कार्यरत था। डॉक्टर जोशी को एक श्रेष्ठ वाक्पटु व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया था, जिसका एक प्रशंसनीय परिवार था, जिसमें एक सुंदर पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। डॉक्टर जोशी और प्रिया के बीच के संदेशों में अन्य 2 की तुलना में अधिक लगाव और गहरा स्नेह था। वे अक्सर निजी बातें साझा करते थे और किसी दूर के भविष्य के बारे में वादे करते थे। इन 3 नए संदिग्धों के सामने आने से जांच एक पूरी तरह से नए चरण में पहुंच गई। इन तीनों में से कोई भी उस बच्चे का पिता हो सकता था और इसलिए मामले का हत्यारा भी हो सकता था। उनका मकसद एक ही था, अपने परिवार, सम्मान और करियर की रक्षा करना, जिसे बनाने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। प्रिया का गर्भवती होना और शायद उस गर्भावस्था का इस्तेमाल उसे धमकाने, एक पहचान की मांग करने के लिए करना, शायद वो आखिरी तिनका था जिसने उनमें से किसी एक को इस जघन्य अपराध के लिए प्रेरित किया। जांच दल ने फैसला किया कि तीनों संदिग्धों की एक साथ बेहद सावधानी और गोपनीयता से जांच और पूछताछ की जाएगी। कोई भी चूक संदिग्धों को सतर्क कर सकती थी और उन्हें बचने का तरीका खोजने का मौका दे सकती थी। पहले संदिग्ध विक्रम राठौड़ से संपर्क किया गया। एक टीम सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित एक बैठक के बहाने दिल्ली में उसकी कंपनी के मुख्यालय पहुंची। शुरुआत में राठौड़ ने प्रिया शर्मा नाम की महिला से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया। हालांकि जब जांचकर्ताओं ने अकाट्य संदेश दिखाए तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। अंत में उसे अपने विवाहेतर संबंध को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन जब अपराध की रात के बहाने के बारे में पूछा गया तो राठौड़ ने राहत की सांस ली। उसने हवाई टिकट, होटल के बिल और विस्तृत कार्य सूची पेश की, जिससे ये साबित हो गया कि उस पूरे सप्ताह वो मुंबई में एक व्यापारिक यात्रा पर था, जो घटनास्थल से लगभग 2000 किलोमीटर दूर था। राठौड़ का बहाना एकदम सही था, उसे संदेह की सूची से हटा दिया गया। दूसरे संदिग्ध राजेश गुप्ता को भी गाजियाबाद में पूछताछ के लिए बुलाया गया। राठौड़ की तरह गुप्ता ने भी शुरू में इंकार किया, लेकिन होटलों में मुलाकातों के सबूतों के सामने उसे सिर झुकाना पड़ा। हालांकि गुप्ता के पास भी एक बेहद ठोस बहाना था। जिस रात प्रिया की हत्या हुई, उसका परिवार अपने सबसे छोटे बेटे के जन्मदिन की एक बड़ी पार्टी अपने घर पर आयोजित कर रहा था। पार्टी में दर्जनों लोग शामिल थे, जिनमें रिश्तेदार, दोस्त और व्यापारिक साझेदार शामिल थे। दर्जनों गवाहों ने पुष्टि की कि गुप्ता पूरी शाम और देर रात तक घर पर मेहमानों का स्वागत करते और आनंद लेते हुए मौजूद था। इतनी भीड़ भरी पार्टी से निकलकर हत्या करना उसके लिए असंभव था। गुप्ता को भी संदेह के घेरे से बाहर कर दिया गया। जांच अब अंतिम संदिग्ध डॉक्टर समीर जोशी पर केंद्रित हो गई। अन्य 2 की तुलना में उसका पीड़िता के साथ सबसे गहरा भावनात्मक संबंध था और बच्चे का पिता होने की सबसे अधिक संभावना भी उसी की थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भूषण के नेतृत्व में एक टीम सीधे डॉक्टर जोशी से बात करने के लिए जिला सामान्य अस्पताल पहुंची। उम्मीद के विपरीत डॉक्टर जोशी बेहद शांत, यहां तक कि ठंडा भी दिखाई दिया। जब उसे प्रिया की तस्वीर दिखाई गई तो उसने बस एक नजर डाली और दृढ़ता से सिर हिलाते हुए कहा, मैं इस महिला को नहीं जानता। उसका सफेद झूठ, यहां तक कि जब जांचकर्ताओं ने दोनों के बीच के रोमांटिक संदेश दिखाए
तब भी। ये दर्शाता था कि वो एक बेहद जिद्दी और मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति था। उसने जोर देकर कहा कि उसका खाता हैक हो गया था या किसी ने जानबूझकर उसे फंसाने के लिए ये कहानी गढ़ी थी। जब उसके बहाने के बारे में पूछा गया तो डॉक्टर जोशी काफी टालमटोल करने लगा। उसने कहा कि उस रात वो अस्पताल में ड्यूटी पर था। हालांकि जब जासूसों ने चुपके से ड्यूटी रोस्टर की जांच की तो उन्हें पता चला कि उस रात डॉक्टर जोशी की ड्यूटी नहीं थी। इस विरोधाभास के बारे में पूछे जाने पर उसने अपना बयान बदल दिया, ये कहते हुए कि वो भ्रमित हो गया था और उस रात वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर पर था। उसके बयान में टालमटोल और असंगति ने जांच दल के डॉक्टर जोशी पर संदेह को और बढ़ा दिया। निर्णायक वार तब किया गया जब एसपी भूषण ने डॉक्टर जोशी से डीएनए नमूना प्रदान करने का अनुरोध किया ताकि भ्रूण के डीएनए और घटनास्थल से मिले निशानों से उसकी बेगुनाही साबित की जा सके। इस अनुरोध पर डॉक्टर जोशी ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने निजता के अधिकार से लेकर इसे अपमान बताने तक हर तरह के बहाने बनाकर इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो केवल अदालत के आदेश पर ही नमूना देगा। इस जोरदार इनकार ने अनुभवी जांचकर्ताओं के लिए एक स्वीकारोक्ति से कम नहीं था। एक निर्दोष व्यक्ति कभी भी एक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अनुरोध के सामने इतनी नकारात्मक और भयभीत प्रतिक्रिया नहीं देगा। अस्पताल से निकलते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भूषण ने अपने साथियों से कहा, अब कोई संदेह नहीं है, हत्यारा डॉक्टर समीर जोशी ही है। वो समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास डीएनए परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा करने का समय नहीं है। हमें पूरी ताकत लगानी होगी। उसे दोषी ठहराने के लिए अन्य भौतिक सबूत खोजने होंगे। अपराध की रात उसके संभावित मार्गों पर सभी सुरक्षा कैमरों की फुटेज खंगाल डालो। वो भूत नहीं हो सकता। जांच अपने अंतिम चरण में पहुंच गई थी। अपराधी का चेहरा सामने आ गया था, लेकिन वो एक सम्मानित डॉक्टर के चोगे और एक ठंडी जिद के पीछे छिपा हुआ था। एक दिमागी लड़ाई और सबूतों की खोज की एक दौड़ फिर से शुरू हो गई। डॉक्टर समीर जोशी की जिद और डीएनए नमूना देने के अनुरोध पर उसकी तीखी प्रतिक्रिया ने संदेह को बुझाने के बजाय एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया। इसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भूषण और पूरे जांच दल के मन में इस विश्वास को और भी मजबूत कर दिया, हत्यारा वही है। एक निर्दोष व्यक्ति कभी भी वैज्ञानिक सत्य से नहीं डरता। जोशी का इनकार निजता के अधिकार की रक्षा करने की क्रिया नहीं थी, बल्कि एक कोने में फंसे जानवर का अंतिम बचाव था। समय बर्बाद करने का एक हताश प्रयास, इस उम्मीद में कि कोई चमत्कार उसे बचा लेगा। लेकिन आपराधिक जांच की दुनिया में चमत्कारों के लिए कोई जगह नहीं है, केवल सबूत और तर्क हैं। एसपी भूषण समझते थे कि डीएनए परीक्षण जल्द ही कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाएगा, लेकिन इंतजार करने से संदिग्ध को और समय मिल जाएगा। नई झूठी कहानियां बनाने या बचे हुए अन्य सबूतों को नष्ट करने का आदेश स्पष्ट रूप से दिया गया। पूरी ताकत उसके बयान की एकमात्र कमजोरी पर हमला करने पर केंद्रित की जानी चाहिए, उसका अस्पष्ट बहाना। डॉक्टर जोशी ने कहा था कि वो पूरी रात घर पर था। सुरक्षा कैमरा प्रणाली। गाजियाबाद शहर में अभूतपूर्व पैमाने पर सुरक्षा कैमरों की एक बड़ी छानबीन शुरू की गई। ये एक विशाल कार्य था जिसमें अत्यधिक धैर्य और सावधानी की आवश्यकता थी। 3 टीमों का गठन किया गया। प्रत्येक में सबसे तेज और प्रौद्योगिकी प्रेमी जासूस थे। उनका काम 18 नवंबर की रात और 19 नवंबर की सुबह के दौरान डॉक्टर जोशी से संबंधित सभी संभावित मार्गों पर सभी सुरक्षा कैमरों से डेटा इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना था। कैमरा फुटेज हर जगह से एकत्र किए गए। सबसे पहले शहर पुलिस की यातायात निगरानी कैमरा प्रणाली, फिर एजेंसियों, व्यवसायों, दुकानों के सुरक्षा कैमरे और सबसे महत्वपूर्ण, सैकड़ों परिवारों द्वारा अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए स्वेच्छा से लगाए गए कैमरे। जासूसों को हर घर जाना पड़ा, हर दरवाजा खटखटाना पड़ा, धैर्यपूर्वक समझाना पड़ा और सहयोग का अनुरोध करना पड़ा। अपराध शाखा का कार्यालय एक विशाल डेटा विश्लेषण केंद्र में बदल गया। दर्जनों कंप्यूटर 24/7 पूरी क्षमता से काम कर रहे थे।
कमरे में कॉफी और तनाव की गंध भरी हुई थी। अधिकारियों की आंखें लाल थीं। वे उन स्क्रीनों पर चिपकी हुई थीं जो विभिन्न कोणों से सैकड़ों हजारों घंटे की रिकॉर्डिंग दिखा रही थीं। उन्हें रात में सुनसान सड़कों से गुजरने वाले निर्जीव टेपों को बार बार देखना पड़ा, केवल एक ही छवि की तलाश में, डॉक्टर समीर जोशी की काले रंग की मज़दा कार। कई दिन थकान और लगभग निराशा में बीत गए। डेटा बहुत बड़ा था, कई कैमरों की छवियां धुंधली थीं, रात की रोशनी और कोहरे के कारण गुणवत्ता खराब थी, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। और फिर एक देर शाम उनके धैर्य का फल मिला। कमरे के एक कोने से एक धीमी सी खुशी की आवाज आई। एक युवा जासूस ने कई घंटों तक बिना पलक झपकाए काम करने के बाद एक महत्वपूर्ण छवि खोजी थी। डॉक्टर जोशी के विला क्षेत्र से बाहर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित एक निर्माण सामग्री की दुकान के सुरक्षा कैमरे से रिकॉर्ड किए गए एक टेप पर परिचित काले रंग की माज़दा कार की छवि दिखाई दी। रिकॉर्डिंग का समय 18 तारीख की रात 22:15 था। कार शहर से बाहर की दिशा में जा रही थी, जो अस्पताल की दिशा के बिल्कुल विपरीत थी। ये खोज एक घातक हथौड़ा थी, जिसने जोशी के इस झूठे बयान को चकनाचूर कर दिया कि वो पूरी रात घर पर था। उसने झूठ बोला था, वो अपराध की रात बाहर गया था। इस शुरुआती सुराग से छानबीन अधिक निर्देशित और प्रभावी हो गई। जासूसों ने एक कैमरे से दूसरे कैमरे पर छलांग लगाना शुरू कर दिया, कार के निशान का पीछा करते हुए। उन्होंने देखा कि ये एक चौराहे से गुजरी, एक छोटी सड़क में मुड़ी और फिर उपनगरों की ओर बढ़ती रही। कार के निशान जांचकर्ताओं को एक ऐसे रास्ते पर ले गए जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये सीधे रेलवे ट्रैक क्षेत्र की ओर नहीं गई, बल्कि एक ऐसे क्षेत्र में मुड़ गई जहां कई छोटे गेस्ट हाउस और होटल थे। और फिर कार का निशान तब गायब हो गया जब वो होटल मयूर पैलेस नामक एक होटल की ओर जाने वाली सड़क में मुड़ी। ये एक 3 सितारा होटल था जो काफी एकांत में स्थित था। शव मिलने वाले रेलवे ट्रैक क्षेत्र से केवल 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर। एसपी भूषण के नेतृत्व में एक टीम तुरंत होटल मयूर पैलेस पहुंची। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए उन्होंने नियमित प्रशासनिक जांच के बहाने होटल के रिकॉर्ड और सुरक्षा कैमरा डेटा देखने का अनुरोध किया, और जो उन्होंने पाया उसने पूरी टीम की सांसें रोक दीं। होटल के रजिस्टर में स्पष्ट रूप से लिखा था कि 18 तारीख की रात 22:30 बजे डॉक्टर समीर जोशी ने कमरा नंबर 305 किराए पर लिया था। वो अकेला आया था। उस रात की ड्यूटी पर मौजूद रिसेप्शनिस्ट, एक युवा लड़की, ने तस्वीर देखने के बाद पुष्टि की कि वो डॉक्टर जोशी ही था। उसे अच्छी तरह याद था क्योंकि वो एक नियमित ग्राहक था जो कभी-कभी घंटों के हिसाब से कमरा किराए पर लेने आता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला विवरण रिसेप्शनिस्ट के बयान से आया। उसने बताया कि डॉक्टर जोशी के कमरे में जाने के लगभग 15 मिनट बाद एक बहुत ही सुंदर युवा महिला होटल में आई। इस लड़की ने पंजीकरण नहीं कराया, बल्कि कहा कि उसके बॉयफ्रेंड ने पहले ही कमरा बुक कर लिया है, और सीधे तीसरी मंजिल की ओर चली गई। जब उसे पीड़िता प्रिया शर्मा की तस्वीर दिखाई गई, भले ही वो एक पुरानी पासपोर्ट आकार की तस्वीर थी, रिसेप्शनिस्ट ने लगभग पूर्ण निश्चितता के साथ पुष्टि की, हाँ, ये वही थी। मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि वो बहुत सुंदर थी और बहुत फैशनेबल कपड़े पहने हुए थी। सभी टुकड़े एक साथ जुड़ गए थे। डॉक्टर जोशी ने झूठ बोला था। वो न तो घर पर था, न ही अस्पताल में। उसने अपनी प्रेमिका के साथ होटल मयूर पैलेस में मुलाकात की थी, उसी रात जब उसकी हत्या हुई थी। ये होटल पहला घटना स्थल था, वो जगह जहां अपराध वास्तव में हुआ था। लेकिन उसे दोषी ठहराने के लिए उन्हें भौतिक सबूतों की जरूरत थी। एसपी भूषण जानते थे कि जोशी जैसा सावधान व्यक्ति होटल के कमरे में स्पष्ट निशान नहीं छोड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि उसने कुछ नजरअंदाज कर दिया हो। उन्होंने होटल के सभी सुरक्षा कैमरा फुटेज को फिर से खंगालने का आदेश दिया, विशेष रूप से जोशी के आने और जाने की छवियों को। और इस बार एक भयानक विवरण, एक ऐसा विवरण जिसे जासूसों ने शुरू में नजरअंदाज कर दिया था, सामने आया। जब उन्होंने 18 तारीख की शाम को डॉक्टर
जोशी के विला के बेसमेंट पार्किंग क्षेत्र में लगे सुरक्षा कैमरे से टेप को फिर से देखा तो उन्होंने कुछ पाया। कार लेकर निकलने से पहले जोशी ने बहुत मेहनत से, मुश्किल से घर से एक बड़ा सूटकेस जो लंबी यात्राओं के लिए इस्तेमाल होता है, बाहर निकाला और उसे कार के पिछले डिब्बे में रखा। ये क्रिया बहुत अजीब थी। कुछ घंटों के लिए एक होटल में जाने के लिए इतने बड़े सूटकेस की क्या जरूरत थी? ये संदेह तब दूर हुआ जब उन्होंने अगली सुबह लगभग 3 बजे जोशी के होटल से निकलने के दृश्य को रिकॉर्ड करने वाले टेप को देखा। कॉरिडोर के कैमरे ने उसे अकेले कमरे 305 से उसी बड़े सूटकेस को खींचते हुए रिकॉर्ड किया, लेकिन इस बार सूटकेस बहुत भारी लग रहा था। उसे घसीटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। उसकी मेहनत और चोरी छिपे तनावपूर्ण हाव भाव कैमरे में स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो गए थे। सभी के दिमाग में एक भयानक सच्चाई सामने आई। वो सूटकेस कपड़े रखने के लिए नहीं था, वो पीड़िता के शव को ले जाने का एक उपकरण था। उसने होटल के कमरे में ही प्रिया का गला घोंटकर उसे मार डाला, फिर उसके शव को पहले से तैयार सूटकेस में भर दिया। उसने अपने अपराध से भरे सूटकेस को होटल से बाहर खींचा, उसे कार में रखा और अपनी बर्बर योजना के अंतिम चरण को अंजाम देने के लिए रेलवे ट्रैक की ओर चला गया। जबकि जांचकर्ता क्रूर दुश्मन की ठंडी गणना पर हैरान थे, एक और रिपोर्ट आई जिसने एक और ठोस सबूत जोड़ा। शहर की टैक्सी कंपनियों के साथ काम करते हुए एक अन्य टीम को एक ड्राइवर मिला। इस व्यक्ति ने पुष्टि की कि 19 तारीख की सुबह 3 बजे के आसपास उसने एक विशेष ग्राहक को बैठाया था। एक बहुत ही शिष्ट दिखने वाला आदमी जो तस्वीर में डॉक्टर जोशी जैसा ही दिखता था, ने होटल मयूर पैलेस से कुछ दूर एक सुनसान सड़क पर उसकी कार रोकी थी। उस आदमी ने उसे रेलवे ट्रैक के पास एक स्थान पर ले जाने के लिए कहा। ड्राइवर को जो सबसे ज्यादा याद था वो ये था कि ग्राहक के पास एक बेहद भारी सूटकेस था। उसे कार में उठाने में बहुत मुश्किल हुई थी और जब उसने उसे नीचे उतारा तब भी उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। और अंतिम निर्णायक सबूत तब मिला जब फोरेंसिक टीम को विशेष उपकरणों की सहायता से होटल के कमरे 305 की फिर से तलाशी लेने का आदेश दिया गया। इस बार उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। जब उन्होंने बिस्तर पर गद्दे को उठाया और बिस्तर के नीचे पराबैंगनी प्रकाश डाला तो उन्हें एक भूली हुई वस्तु मिली। ये महिलाओं की ऊंची एड़ी के जूते की एक जोड़ी थी जो अंधेरे कोने में गहराई से घुसी हुई थी। पीड़िता के परिवार से मिलान करने के बाद उन्होंने पुष्टि की कि ये वही जूते थे जो प्रिया ने उस आखिरी दिन पहने थे जब उसे देखा गया था। सभी सबूत इकट्ठे हो गए थे, झूठे बयानों से लेकर सुरक्षा कैमरों की छवियों, रहस्यमयी सूटकेस, टैक्सी ड्राइवर के बयान और पीछे छोड़े गए जूतों तक। क्रूर दुश्मन के चारों ओर एक अटूट घेरा कस गया था। डॉक्टर समीर जोशी के न्याय का सामना करने का समय आ गया था। एक ठोस, बंद और अकाट्य सबूत प्रणाली के साथ जांच दल के पास अगली कानूनी कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार था। डॉक्टर समीर जोशी के खिलाफ एक तत्काल गिरफ्तारी और तलाशी वारंट को गाजियाबाद शहर के लोक अभियोजक कार्यालय द्वारा उसी रात मंजूरी दे दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भूषण जानते थे कि अपराधी को न्याय का सामना कराने का समय आ गया है। वो संदिग्ध को कोई और समय नहीं देना चाहते थे कि वो कोई योजना बनाए या मानसिक रूप से इससे तैयार हो। अपराधी जितना होशियार और प्रतिष्ठित होता है, उसकी मानसिकता उतनी ही जटिल होती है और उसे एक निर्णायक हमले की जरूरत होती है जो उसे नए झूठे बचाव बनाने का कोई मौका न दे। अगली सुबह जब शहर अभी भी नींद में डूबा हुआ था, एक विशेष टीम चुपचाप उत्तर प्रदेश जिला सामान्य अस्पताल में मौजूद थी। उन्होंने वर्दी नहीं पहनी थी, न ही विशेष वाहन में आए थे। वे सामान्य मरीजों के रिश्तेदारों की तरह अस्पताल में दाखिल हुए ताकि एक संवेदनशील माहौल में अनावश्यक ध्यान आकर्षित करने से बचा जा सके। योजना ये थी कि डॉक्टर जोशी को सुबह उसकी सर्जरी खत्म होने के ठीक बाद गिरफ्तार किया जाएगा, उस समय जब वो शारीरिक रूप से सबसे थका हुआ और मानसिक रूप से सबसे लापरवाह होगा। ठीक 11 बजे ऑपरेशन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। डॉक्टर
समीर जोशी हरे रंग के सर्जिकल गाउन में ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले। कई घंटों की गहन एकाग्रता के बाद उनका चेहरा थोड़ा थका हुआ था, लेकिन फिर भी एक प्रमुख डॉक्टर का आत्मविश्वास और अधिकार झलक रहा था। वो अपना मास्क उतार रहे थे और नर्सों से ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे थे। तभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भूषण और 2 जासूस चुपचाप पीछे से आए और उनका रास्ता रोक दिया। डॉक्टर समीर जोशी, एसपी भूषण की गहरी और स्पष्ट आवाज बातचीत को काटते हुए गूंजी। वो आवाज भले ही तेज ना हो, लेकिन उसमें इतना वजन था कि शोरगुल वाला गलियारा अचानक शांत हो गया। जोशी चौंक कर पीछे मुड़े। जब उन्होंने पुलिस अधिकारियों के परिचित चेहरे देखे तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास पल भर में जम गया, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो दबाव का सामना करने का आदी था, उसने जल्दी ही अपनी सहज शांति वापस पा ली। फिर से आप लोग? मैंने कहा था कि मैं बहुत व्यस्त हूं और मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, उसने थोड़ी नाराजगी भरी आवाज में कहा, ये दिखाने की कोशिश करते हुए कि उसे बेवजह परेशान किया जा रहा है, जैसे कि वो किसी गलतफहमी का शिकार हो। एसपी भूषण ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस चुपचाप जोशी के सामने लाल मुहर वाला गिरफ्तारी वारंट पेश किया। आपको हत्या के आरोप में जांच के लिए गिरफ्तार किया जाता है। आपसे सहयोग करने का अनुरोध है। जिस क्षण उसने गिरफ्तारी वारंट पर हत्या शब्द देखा, डॉक्टर जोशी का झूठा शांत स्वभाव बिखर गया। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। उसके हाथ अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। अभी अभी उतारा गया मास्क फिसलकर जमीन पर गिर गया। आसपास खड़ी नर्सें और सहकर्मी स्तब्ध रह गए। उनके मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। वे अपनी आंखों के सामने जो हो रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जिस प्रतिभाशाली, सम्मानित डॉक्टर का वे हमेशा सम्मान करते थे, वो ऐसे जघन्य अपराध में शामिल हो सकता है, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी और सवाल के। जोशी ने चुपचाप अपनी कलाई हथकड़ियों के लिए आगे बढ़ा दी और जासूसों को उसे अस्पताल के भीड़ भरे गलियारों से ले जाने दिया। सैकड़ों आश्चर्यचकित, जिज्ञासु आंखों और कानाफूसी के बीच एक जीवन रक्षक चिकित्सक का सफेद चोगा आधिकारिक तौर पर उतार दिया गया, जिससे एक ठंडे खून वाले हत्यारे का असली चेहरा सामने आ गया। गाजियाबाद शहर पुलिस के पूछताछ कक्ष में अंतिम टकराव हुआ। ये कोई शारीरिक यातना नहीं थी, बल्कि एक सच्ची दिमागी लड़ाई थी। शुरुआत में हथकड़ी लगे होने और ठंडी 4 दीवारों के भीतर बैठे होने के बावजूद समीर जोशी अंत तक अड़ा रहा। वो चुपचाप पीठ सीधी करके बैठा रहा, हथकड़ी लगे हाथ मेज पर रखे, अपने चुप रहने के अधिकार का उपयोग करते हुए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वो जानता था कि जब तक वो कबूल नहीं करता, कोई बयान नहीं देता, जांच एजेंसी को बहुत मुश्किल होगी। उसे विश्वास था कि वे अप्रत्यक्ष सबूत उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थे, लेकिन उसने जांच दल के धैर्य और उनके हाथ में मौजूद तुरुप के पत्तों को कम करके आंका था। एसपी भूषण ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने एक तकनीकी अधिकारी को जोशी के सामने की सफेद दीवार पर एक बड़ा प्रोजेक्टर चालू करने का इशारा किया। आपको चुप रहने का अधिकार है, एसपी भूषण ने शांत भाव से कहा, लेकिन सच्चाई को नहीं। हम इन तस्वीरों को आपकी जगह बोलने देंगे। स्क्रीन रोशन हुई। पहला वीडियो जोशी के विला के सुरक्षा कैमरे से था। इसमें वो एक बड़ा सूटकेस बड़ी मुश्किल से घर से बाहर खींचकर कार के डिब्बे में डाल रहा था। यह 18 तारीख की रात 22:15 बजे था। आपने कहा था कि इस समय आप घर पर सो रहे थे। एसपी भूषण की आवाज एक धीमे और स्पष्ट निर्णय की तरह गूंजी। दूसरा वीडियो होटल मयूर पैलेस के कैमरे से था, जिसमें वो अकेले अंदर जाता है और ठीक 15 मिनट बाद प्रिया शर्मा भी अंदर आती है। इसके बाद सबसे भयानक वीडियो था, जिसमें वो अकेले अपनी पूरी ताकत लगाकर उसी सूटकेस को होटल के कमरे से बाहर घसीट रहा था। सूटकेस अंदर ले जाने की तुलना में बहुत भारी लग रहा था। उसका चोरी छिपे तनावपूर्ण हावभाव कैमरे में स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो गया था। जोशी की सांसें तेज होने लगीं, उसके माथे और पीठ पर पसीना आ गया।
उसे उम्मीद नहीं थी कि पुलिस इतनी विस्तृत छवियां एकत्र कर सकती है। वो सूटकेस कितना किलो भारी हो गया था डॉक्टर? जोशी? एसपी भूषण ने पूछा। उनकी आवाज उसकी आत्मा में गहराई तक चुभ रही थी। 3 महीने की गर्भवती, 5 फुट 3 इंच की महिला का वजन कितना होता है? स्क्रीन पर वीडियो चलता रहा। टैक्सी ड्राइवर का बयान स्पीकर के माध्यम से चलाया गया, जिसमें एक शिष्ट ग्राहक का विस्तृत वर्णन था जो एक असामान्य रूप से भारी सूटकेस ले जा रहा था। फिर प्रिया के काले ऊंची एड़ी के जूतों की तस्वीर आई जो फोरेंसिक विशेषज्ञों को कमरे 305 में बिस्तर के नीचे मिले थे। हर छवि, हर शब्द एक हथौड़े की तरह लगातार वार कर रहा था, उसकी जिद को चकनाचूर कर रहा था। जब आखिरी वीडियो खत्म हुआ तो स्क्रीन अचानक बंद हो गई। कमरे में एक भयानक खामोशी छा गई। समीर जोशी पूरी तरह से टूट चुका था। अब वो एक बुद्धिजीवी का शिष्ट शांत रूप बनाए नहीं रख सका। उसने अपना सिर मेज पर झुका लिया। उसके कंधे कांप रहे थे। एक सफल आदमी, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का रोना फूट पड़ा जो शर्म और निराशा से भरा था। वो जानता था कि सब कुछ खत्म हो गया है। उसने जो निखुट नाटक रचा था उसे बेरहमी से गिरा दिया गया है। काफी देर तक रोने के बाद जब वो रुका तो उसने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल और बेजान थीं। मैंने ही उसे मारा है। आखिरकार कबूलनामा हो गया और फिर जैसे कोई बांध टूट गया हो। डॉक्टर, समीर जोशी ने अपने पूरे अपराध को कबूल कर लिया। गुप्त प्रेम, स्वार्थ और डर की एक दुखद कहानी ने एक जीवन रक्षक डॉक्टर को एक राक्षस में बदल दिया था। उसने कबूल किया कि उसका प्रिया शर्मा के साथ लगभग 1 साल से अवैध प्रेम संबंध था। शुरुआत में यह सिर्फ एक प्रेम प्रसंग था, अपनी उबाऊ शादी के बाहर कुछ नया खोजने के लिए। लेकिन फिर उसे वास्तव में इस युवा सुंदर लड़की से प्यार हो गया। उनका रिश्ता और भी गहरा होता गया। त्रासदी तब शुरू हुई जब प्रिया ने उसे बताया कि वो गर्भवती है। ये खबर प्रिया के लिए एक उम्मीद हो सकती थी, लेकिन जोशी के लिए ये उसके सिर पर लटकती मौत की सजा से कम नहीं थी। उसका एक निखुत परिवार था, एक करियर जो अपने चरम पर था, एक प्रतिष्ठा जिसे बनाने में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। ये गर्भावस्था अगर सामने आ जाती तो सब कुछ नष्ट हो जाता। प्रिया शुरू में इसे गुप्त रूप से सुलझाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन फिर शायद प्यार और एक पहचान की चाहत के कारण उसने अपना मन बदल लिया। उसने जोशी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उससे अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी करने की मांग की। तनाव का चरम 18 नवंबर को था, जब प्रिया ने उसे होटल मयूर पैलेस में मिलने के लिए बुलाया और एक अल्टीमेटम दिया, या तो वो रिश्ते को सार्वजनिक करे और मां बच्चे की जिम्मेदारी ले, या वो उसके घर जाकर उसकी पत्नी से मिलेगी और अस्पताल जाकर पूरी सच्चाई बता देगी। उस रात जब वो होटल पहुंचा तो जोशी के दिमाग में एक पापपूर्ण बैकअप योजना थी। वो एक सूटकेस लेकर आया था। बहाना यह था कि वो एक अचानक व्यापार यात्रा की तैयारी कर रहा है, लेकिन वास्तव में यह सबसे बुरे परिदृश्य की तैयारी थी। होटल के कमरे में एक जोरदार झगड़ा हुआ। प्रिया की धमकियों ने उसके सबसे बड़े डर पर सीधा प्रहार किया। अत्यधिक घबराहट में जब तर्क डर से धुंधला हो गया था तो वो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका। जब प्रिया ने पीठ फेरी तो वो पीछे से उस पर झपटा। एक कपड़े के फोन चार्जर के तार का इस्तेमाल किया जो वो हमेशा अपने बैग में रखता था और उसकी गर्दन पर कस दिया। उसने कसकर दबाया जब तक कि उसका शरीर ढीला होकर फर्श पर नहीं गिर गया। अपराध करने के बाद उसकी घबराहट जल्दी ही एक सर्जन की ठंडी गणना में बदल गई। वो जानता था कि उसे निशान मिटाने के लिए क्या करना है। उसने शांति से प्रिया के शव को सूटकेस में भर दिया। उसने घटनास्थल को सरसरी तौर पर साफ किया, लेकिन जल्दबाजी में बिस्तर के नीचे जूते छोड़ दिए। फिर उसने शव वाले सूटकेस को होटल से बाहर खींचा, एक टैक्सी ली और रेलवे ट्रैक के पास गया। उसने इंतजार किया, मालगाड़ी के आने के समय का अनुमान लगाया, फिर सूटकेस को बाहर निकालकर पीड़िता के शव को पटरी पर रख दिया।
उसे विश्वास था कि ट्रेन की भयानक शक्ति सब कुछ नष्ट कर देगी, मां और बच्चे को एक गुमनाम आत्महत्या में बदल देगी और वो अपना निखुत जीवन जीना जारी रख सकेगा। डॉक्टर समीर जोशी के कबूलनामे ने भले ही इसकी उम्मीद थी, पूरे जांच दल में एक गहरा सदमा पैदा किया। ये सिर्फ एक हत्यारे का बयान नहीं था, बल्कि एक बुद्धिजीवी, एक चिकित्सक का डर और स्वार्थ के सामने मानवता के पूर्ण पतन का कबूलनामा था। मामला मूल रूप से सुलझ गया था, लेकिन मुकदमा चलाने से पहले फाइल को पूरा करने, कानूनी मजबूती सुनिश्चित करने और अकाट्य बनाने के लिए एक अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण जांच प्रक्रिया आयोजित की गई। घटनास्थल का पुनर्निर्माण। कुछ दिनों बाद समीर जोशी को धारीदार कैदी के कपड़ों में वापस होटल मयूर पैलेस ले जाया गया, जहां उसने एक गुप्त मुलाकात को एक नरक में बदल दिया था। होटल में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। पुनर्निर्माण कमरे 305 के अंदर लोक अभियोजक के प्रतिनिधि की निगरानी में हुआ और इसे सावधानी पूर्वक फिल्माया और फोटो खींचा गया। उस कमरे में खड़े होकर जहां उसने अपराध किया था, जोशी अब वो प्रतिष्ठित, शांत डॉक्टर नहीं लग रहा था। वो कांप रहा था, उसका चेहरा पीला था, वो सभी की नजरों से बच रहा था। एक वास्तविक आकार के पुतले का उपयोग करते हुए उसने अपने पूरे आपराधिक कृत्य को यंत्रवत रूप से फिर से बनाया। उसने झगड़े, हाथापाई का दृश्य फिर से निभाया। फिर वो भयानक क्षण आया जब उसने पीछे से अपनी प्रेमिका की गर्दन के चारों ओर फोन चार्जर का तार लपेटा और जोर से कस दिया। उसने पीड़िता के कमजोर प्रतिरोध और फिर उसके शरीर के ढीले पड़ने पर छाई भयानक खामोशी का वर्णन किया। पुनर्निर्माण का सबसे भयानक हिस्सा तब था जब उसे सबूत मिटाने की प्रक्रिया को फिर से निभाना पड़ा। उसने सूटकेस खोला और फिर एक सर्जन की ठंडी शांति के साथ उसने पुतले को सूटकेस के अंदर बड़े करीने से व्यवस्थित किया। एक ऐसा कार्य जो अत्यधिक गणना और संवेदनहीनता को दर्शाता था। फिर उसने सूटकेस को कमरे से बाहर घसीटा, लिफ्ट से नीचे गया, उस पूरे रास्ते को फिर से दोहराया जो उसने अपराध की रात अपनाया था। जोशी द्वारा पुनर्निर्मित प्रत्येक कार्य एक चाकू की तरह था, जो क्रूर और अमानवीय अपराधी की प्रकृति को और भी गहरा खोद रहा था। विस्तृत कबूलनामे। घटनास्थल के पुनर्निर्माण के पूरी तरह से मेल खाने वाले परिणाम और अकाट्य भौतिक सबूतों की प्रणाली के साथ गाजियाबाद शहर पुलिस की जांच एजेंसी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी की। मामले की फाइल पूरी तरह से तैयार की गई, जिसमें डॉक्टर समीर जोशी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के लिए मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई। कई गंभीर परिस्थितियों के साथ, जैसे कि एक ऐसे व्यक्ति की हत्या करना जिसकी देखभाल और पोषण का उसका कर्तव्य था, एक गर्भवती महिला की हत्या करना, अपराध को बर्बर तरीके से अंजाम देना और एक नीच मकसद के लिए अपराध करना। मामले की पूरी फाइल, सबूत और आरोपी को बाद में उत्तर प्रदेश के लोक अभियोजक कार्यालय को सौंप दिया गया। ठोस सबूतों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने जल्द ही एक आरोप पत्र दायर किया, जिसमें समीर जोशी पर मुकदमा चलाने के लिए जिला अदालत के समक्ष पेश किया गया। प्रारंभिक सुनवाई 2018 के अंत में एक सर्दियों के दिन हुई, जिसने पूरे देश के मीडिया का विशेष ध्यान आकर्षित किया। एक डॉक्टर द्वारा अपनी गर्भवती प्रेमिका की हत्या करने और फिर आत्महत्या का झूठा दृश्य बनाने के मामले ने समाज में भारी आक्रोश पैदा किया था। गाजियाबाद जिला अदालत का कोर्ट रूम पत्रकारों से लेकर बड़ी संख्या में आम लोगों तक खचाखच भरा हुआ था। आरोपी जोशी के परिवार की ओर से उसकी पत्नी और बूढ़े माता पिता भी मौजूद थे। उनके चेहरों पर गहरा दर्द, शर्म और टूटन थी। पीड़ित पक्ष के प्रतिनिधि के रूप में प्रिया के कानूनी पति अरुण कुमार भी पहली पंक्ति में चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखें खाली और बेजान थीं। कटघरे में समीर जोशी अपना ठंडा, शांत रूप बनाए नहीं रख सका। वो दुबला हो गया था, उसकी आंखें धंस गई थीं। वो हमेशा जमीन की ओर सिर झुकाए रहता, हर नजर से बचता। उसने आरोप पत्र के अनुसार अपने सभी आपराधिक कृत्यों को स्वीकार कर लिया। अदालत में अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी वकील ने तीखे आरोप लगाए।
अभियोजक ने आरोपी के आपराधिक मनोविज्ञान के विकास का गहराई से विश्लेषण किया। एक सम्मानित, शिक्षित व्यक्ति से वो एक विवाहेतर संबंध में फिसल गया और फिर जब रहस्य के उजागर होने का खतरा हुआ तो उसने एक और भी भयानक अपराध से अपनी गलती को हल करने का रास्ता चुना। सुरक्षा कैमरों के सबूत, सूटकेस, जूते, गवाहों के बयान और भ्रूण के डीएनए परीक्षण के परिणाम सार्वजनिक किए गए, जिससे एक अभेद्य कानूनी घेरा बन गया। अदालत में बोलते हुए अरुण कुमार अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। उसकी आवाज कांप रही थी। जज साहब, मैं आज यहां न केवल पीड़िता के पति के रूप में खड़ा हूं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जो पूरी तरह से टूट चुका है। मैंने अपनी पत्नी को खो दिया और इससे भी कड़वा यह है कि मुझे पता चला कि वो मरने से ठीक पहले किसी और आदमी के बच्चे की मां बनने वाली थी। ये दर्द सहन करने से बाहर है। लेकिन इस सारी त्रासदी का कारण जिसने बेरहमी से 2 जानें ले लीं, एक डॉक्टर है, एक शिक्षित व्यक्ति। मैं बस अदालत से एक बहुत ही सख्त सजा देने का अनुरोध करता हूं जो आरोपी के अपराध के बराबर हो, ताकि मेरी पत्नी, उसके अजन्मे बच्चे को न्याय मिल सके और दूसरों को एक सबक मिल सके। अपने अंतिम बयान में समीर जोशी रो पड़ा। उसने प्रिया के परिवार, अपनी पत्नी और बच्चों से देर से माफी मांगी। उसने कहा कि सिर्फ एक पल के लिए खुद पर नियंत्रण खो देने, सब कुछ खोने के डर से उसने ये जघन्य अपराध किया। उसने कानून से नरमी की गुहार लगाई। हालांकि इस समय आंसू और माफी का कोई मूल्य नहीं था। वे उसके द्वारा किए गए बर्बर अपराध को कम नहीं कर सकते थे। विचार विमर्श के बाद जूरी ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। अदालत ने पाया कि आरोपी समीर जोशी का कृत्य समाज के लिए विशेष रूप से खतरनाक था, जिसे सीधे इरादे से, पूर्व गणना और तैयारी के साथ अंजाम दिया गया, जो क्रूरता और मानवता की पूर्ण हानि को दर्शाता है। आरोपी एक डॉक्टर, एक बुद्धिजीवी के रूप में किसी और से बेहतर जीवन के मूल्य को समझना चाहिए था, लेकिन सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा, पद और अपने निजी पारिवारिक जीवन की रक्षा के लिए। आरोपी ने बेरहमी से अपनी प्रेमिका और अपने ही अजन्मे बच्चे की हत्या कर दी। पीड़िता को आत्महत्या के लिए दोषी ठहराने के लिए सबूत मिटाने का शातिर और चालाक कृत्य नीचता और कानून की अवमानना को और भी दर्शाता है। आरोपी में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। उसे समाज से स्थायी रूप से हटा दिया जाना चाहिए। इस आधार पर अदालत ने आरोपी समीर जोशी को हत्या के अपराध के लिए उच्चतम सजा, मृत्युदंड सुनाने का फैसला किया। फैसला सुनाए जाने पर पूरा कोर्टरूम सन्नाटे में डूब गया। फिर राहत की सांसों और दोनों पक्षों के परिवारों के सिसकियों से गूंज उठा। समीर जोशी ने फैसला सुना, उसके पैर ढीले पड़ गए और वो फर्श पर गिर पड़ा। कानून की उच्चतम सजा लागू हो गई थी। एक प्रतिभाशाली लेकिन पापी डॉक्टर के जीवन का अंत हो गया था। ये मामला विवाहेतर संबंधों के विनाशकारी परिणामों का एक महंगा सबक था। ये दिखाता है कि जब इंसान स्वार्थ और अपने पास जो कुछ है उसे खोने के डर से तर्क को धुंधला कर देता है, तो वो शैतान से भी ज्यादा क्रूर हो सकता है। समीर जोशी के पास सब कुछ था। एक खुशहाल परिवार, एक शानदार करियर, समाज का सम्मान, लेकिन सिर्फ उस निखुत मुखौटे को हर कीमत पर बचाने की चाहत में उसने खुद ही सब कुछ नष्ट कर दिया। 2 निर्दोष लोगों की जान ले ली और पीछे रह गए लोगों के लिए कभी न भरने वाले जख्म छोड़ दिए। न्याय हो गया था, लेकिन एक शैतानी चेहरे वाले डॉक्टर की त्रासदी हमेशा के लिए एक चेतावनी बनी रहेगी। नमस्ते दोस्तों, आप सब कहां से हैं? कमेंट में जरूर बताइए। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप जहां भी रहें, हमेशा खुश और सलामत रहें, यही हमारी प्रार्थना है। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है तो कमेंट में सबके साथ जरूर साझा करें। हमें आपकी कहानियों का इंतजार रहेगा।